नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। उपचुनाव में दूसरे राउंड की काउंटिंग लगातार, और आपको बता दें कि यहां पर सुधाकर सिंह जो है वो दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। सुधाकर सिंह को कुल अभी 6,844 मत मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 5,272 मत मिले हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो शुरुआती रुझान है इसमें सुधाकर सिंह बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं और दारा सिंह इसमें बढ़त नहीं बनाते नजर आ रहे हैं और वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और आज का दिन का सभी को इंतजार था क्योंकि तमाम तरीके के प्रचार प्रसार किए गए थे। लेकिन अब किसके प्रचार में ज्यादा दम रहा इसका खुलासा आज हो जाएगा। लेकिन जो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं उसमें सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर लगातार दारा सिंह बने हुए हैं। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी जो नतीजे हैं वो आने बाकी हैं और ऐसे में अब किसकी जीत होगी ये देखना होगा। लेकिन जो रुझान फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये कि यहाँ पर सुधाकर सिंह जो है वो बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। मनीष हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। मनीष, यहाँ पर दूसरे राउंड की काउंटिंग भी लगातार जारी और इस दौरान सुधाकर सिंह लगातार अभी भी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर सपना, देखिए आपको बता दूं, जैसे ही ईवीएम खुला है उसमें कहीं ना कहीं चाहे पहले राउंड की बात करें और चाहे दूसरे राउंड की बात करें, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए होते हैं। आपको बता दें कि जब दूसरे राउंड की जो गिनती हुई है उसमें अगर हम देखेंगे तो फिर 1372 वोट से सुधाकर सिंह ने आगे बढ़त बनाई हुई है। पहले की अगर बात करें तो 378 वोट से बढ़त की पहले राउंड में, उसके बाद 672 वोट से बढ़त बनाई हुई है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे अभी रुझान जो कहे कि ईवीएम की जो राउंड गिनती है वो जैसे पूरी होगी वैसे वैसे जो मत गणना है उसकी स्पीड भी तेज होती जा रही है। आपको बता दो करीब 8 बजे से ये गणना शुरू हुई थी और 2 घंटे का वक्त हो चुका है। 2 राउंड पूरे हो चुके हैं जिसमें बैलेट पेपर भी था। बैलेट पेपर में हमने देखा था जिस तरीके से दारा सिंह जो कि समाजवादी पार्टी माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उन्होंने बढ़त बनाई थी। पर उसके बाद जैसे ईवीएम खुला और ईवीएम खुलने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए राहत की खबर आई है कि उनके प्रत्याशी सुधाकर सिंह है उन्होंने करीब अगर दूसरे राउंड की बात करें तो 1372 की लीड लेते हुए नजर आ रहे थे। निश्चित तौर से यही चुनाव की हम सपना डे वन से हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से चुनाव यहाँ का बदलता है, यहाँ के समीकरण कितनी अल्ली बदलते हैं ये देखना होगा। और आपको मैं बता दूं कि ये पूर्वांचल का रन है, ये इतनी आसानी से आपको एक तरफा जाते हुए नहीं दिखेगा। अभी जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगे और जैसे राउंड की गिनती होगी वैसे वैसे आपको पूर्वांचल का रंग इसमें जरूर दिखता हुआ नजर आएगा। शुरुआती है, 2 राउंड हो चुका है, अभी करीब 30 के आसपास और राउंड होने बाकी हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे गणना शुरू होगी, जिस तरह से गणना बढ़ेगी या कहेंगे राउंड की गिनती पूरी होगी वैसे वैसे समीकरण भी यहाँ के बदलते नजर आएंगे और इस समीकरणों से जो फाइनल नतीजा आएगा कि घोसी के किंग कौन बनेगा, उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी उत्तर प्रदेश की वो बहुत ज्यादा बदलेगी। आप सपना देखिएगा कि जो चुनावी जो रणनीति है जैसे जो गुरु कहते हैं, जो जिनको कह रहे थे कि जो रणनीतिकार होते हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि 2022 का 2023 का जो चुनाव है घोसी का वो आगामी 2024 के किस तरीके से नए रूप में नए फ्लेवर में इस पूरी रणनीति को या कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि ये जो शुरुआती रुझान है अभी नतीजे आने बाकी हैं और ये रुझान कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सुधाकर सिंह बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन मनीष, इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी रहे होंगे, इसको लेकर क्या माना जाए? देखिए निश्चित तौर से आपको बताऊंगा समाजवादी पार्टी जहाँ पे घोसी बचाओ भारी भगाओ का नारा लेकर आई थी, यही बात काम है कि 2022 की बात करेंगे जब चुनाव होने के 2022 के मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और धर्म सिंह सैनी साथ चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में, तब वो बाहर ही नहीं होते। तभी उन्होंने घोसी से चुनाव लड़ा था, जीता देखी तब वो बाहर ही नहीं होते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा था किस तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो जो बातें की गई थी, विकास की बात की गई थी, मुद्दे की बात की थी, उनका राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, उनका भी इफेक्ट देखा गया था। उन्होंने भी बड़ी बात की थी कि इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा चुनाव में और जिस पर राजभर होते हैं उस पर पूर्वांचल होता है। तो
क्या ये चुनाव पूर्वांचल का जो चुनाव है, घोसी का उपचुनाव है, ये दारा सिंह के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की भी क्या स्थिति रहेगी वो भी सामने हो गया। अगर ये चुनाव जीतते हैं दारा सिंह चौहान, तो न केवल दारा सिंह चौहान मजबूती के साथ होंगे, बल्कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल को लेकर 2024 में नई रंग के साथ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए जो गठबंधन है उसमें अपनी बात रखते हुए नजर आ सकते हैं। उनका पोर्टफोलियो बनना तय है, मंत्री बनना उनका तय है, किस तरह का पोर्टफोलियो मिलेगा उनको वो इस चुनाव से तय होगा। साथ ही साथ सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति होगी, वो तय होगी। अगर हारते हैं तो निश्चित तौर से एक बार डेंट होगा, एक बार सवालिया निशान बनेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि ओम प्रकाश राजभर क्या एनडीए में उस मजबूती के साथ रह पाएंगे जिस तरीके से वो बात करते थे, जिससे वो टाल ठोकते नजर आए थे। साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आप अपने को समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो पक्ष में, चाहे वो आरएलडी की बात करेंगे, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे, चाहे जेडीयू की बात करेंगे, तो तमाम उत्तर प्रदेश में अपनी जो जड़ें हैं वो जमाना चाहती हैं। टिकट को लेकर यहाँ पे बात होगी। अगर समाजवादी पार्टी जीती तो अपने आप को मजबूत स्थिति में लेकर आएगी, ड्राइविंग सीट में आएगी, टिकट के जो बंटवारे होंगे तो अपना पक्ष हक से रखते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट ये चुनाव हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये चुनाव मुद्दों से हटके है, ये चुनाव विकास से हटके, ये चुनाव यहाँ के चुनाव प्रत्याशी पे है, यहाँ का चुनाव जाति समीकरण पे है, यहाँ का चुनाव क्षेत्रीय समीकरण में। जो इसको साथ लेगा निश्चित तौर पर सपना वो जीतेगा। और 2024 का आप देखिएगा जब पूर्वांचल की तैयारी होगी या जब एनडीए अपनी रणनीति बनाएंगे तो उसमें ये दो फैक्टर जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को जो समझ लेगा, जो उसको पैड बना लेगा, कि उसका अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, वो निश्चित तौर से पूर्वांचल का सर जीतेगा और उसी के साथ आने वाले 2024 के चुनाव में अपने आप को मजबूती से खड़ा करता हुआ भी नजर आएगा। सपना बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है, जैसे कि आपने भी जानकारी दी मनीष की, ये पूरा जातीय समीकरण पर आधारित है। अब ऐसे में घोसी में क्योंकि बीएसपी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया, तो बीएसपी के वोटर्स इस चुनाव में किस तरीके की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं? सबने देखिए, बसपा सुप्रीमो पार्टी ने एक जारी किया था दिशा निर्देश की जो कोर वोटर हैं, समर्थक हैं, वो इस चुनाव से दूरी बनाए। अगर जाते हैं मतदान करने तो नोटा का इस्तेमाल करें। नोटा कितना दबता है, कितने प्रतिशत नोटा का इस्तेमाल होता है, ये भी देखने को। मायावती का 2022 में एक विधायक आया था, आपको याद होगा, एक ही विधायक उनको मिला था। 2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी के साथ ही 10 सीटें उन्होंने जरूर जीती। तो विधानसभा में उनका आपने देखा था ग्राफ एकदम क्लियर था। एक अपनी रसवा की सीट बचा पाते बलिया की, वो पूर्वांचल की। अब उनके बाद तक कितना इसमें इम्प्लीमेंट होता है ये देखना होगा। और अगर नहीं होता है तो वो दलित वोट बैंक किसकी तरफ सकता है, क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है या भारतीय जनता पार्टी का वेट जाता है, ये भी देखने वाला सबसे बड़ी बात होगी। साथ ही साथ हमने देखा था 2022 के चुनाव की बात करेंगे तो 86% के आसपास जो मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी के था। 8% जो वोट हुए थे सपना वो बीजेपी के पास में गए थे, क्योंकि मुस्लिम में पसंदा समाज की बैठकें की गई, पसंदा समाज की लोगों को शामिल किया गया, सरकार में तमाम कार्यक्रम चला गए। उसका कितना असर हुआ है? क्या वो वोटिंग परसेंट आज 8% जो थे वोटिंग परसेंट वो बढ़ा है? अगर वो बढ़ता है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए सही राहत की खबर होगी। उन्होंने जो वोट किए वो जरूर राहत की खबर आएगी। साथ ही साथ यादव वोट बैंक तो क्या पूरा क्या उस जाता समाजवादी पार्टी का, क्या वो उनसे अलग होकर नेताजी के साथ या अखिलेश यादव के साथ पूरा ऐसा है कि विकास और मुद्दों के साथ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम ये अलग अलग जो सभी का मुस्लिम वोट बैंक को, चाहे यादव वोट बैंक को, चाहे वोट बैंक को, उनका किसका रुझान रहा है, किसका वोटिंग रहा है, ये जब सीडीएस की रिपोर्ट आएगी हमारे पास तब उसमें देखने मिलेगा। और ये निश्चित तौर से इसकी बिल्कुल इस पर चर्चा होगी, इसके ऊपर होगा कि अगर ये वोट बैंक शिफ्ट होते हैं और किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं तो उसमें आगे वाली रणनीति उस हिसाब से बनाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपने सही कहा कि जो दलित वोट बैंक थे उनका क्या रुझान रहेगा। वो रुझान आगे आए समय में न केवल बहुजन समाज पार्टी मायावती के लिए बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अगर उनके साथ शिफ्ट होता है तो निश्चित तौर से ये प्लस पॉइंट रहेगा। अगर नहीं, मार्केट कहने पे वो वोट नहीं करता है या फिर नीचा दबाता है तो निश्चित तौर से एक और वोट बैंक पे नजर आएगी और बहुजन समाज पार्टी किसके साथ जाएगी, किसका एलाइज करती है। इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन ये बात की बात है, एलाइज किसका होगा, सबकी निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट पे जरूर रहेगा। सपना हिमांशु सगता बागेश्वर से भी जुड़ गए, बागेश्वर में भी उपचुनाव है और उपचुनाव के नतीजे आज ही घोषित होंगे। वहां पर किस तरीके के फिलहाल जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं?
जी, शुरुआती चरण के मतगणना के रुझान हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। और हालांकि 2 चक्रों में अभी तक का जो परिणाम निकले हैं उसमें पहले चक्र के बाद पहले चक्र में भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे रहे और दूसरे में भी उनकी हालांकि लीड थोड़ी कम हुई है और वो अभी फिलहाल कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि इस समय जो मतगणना होनी है वो 14 टेबलों में और 14 राउंड में होनी है। तो लिहाजा अभी काफी लंबा समय है। रिजल्ट किस तरीके से चेंज होता है या क्या रहता है इसको समझने में। 500 से ज्यादा का अंतर तय किया है पहली लीड में। दास और 500 दूसरी तरफ होगा। बसंत कुमार हैं। अब यहाँ पर किसकी जीत होगी ये देखना होगा, लेकिन यहाँ क्या एक इमोशनल कार्ड है वो बीजेपी ने खेला है, क्योंकि यहाँ पर चंदन रामदास के निधन के बाद उनकी ही पत्नी को मैदान में उतारा गया। इसका कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है? इमोशनल कार्ड के को मद्देनजर रखते ही टिकट दिवंगत मंत्री की चंदन दास की जो है पत्नी को दिया गया है और वो कहीं ना कहीं फर्क तो देता ही है चुनाव में। उसके अलावा यहाँ पर जब पार्टियां चुनावी मैदान में थी और ये प्रचार के उस पर जुटी थी तो लोकल मुद्दों को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है और पुराने किए गए विकास कार्यों को जहां बीजेपी ने बताया वहीं कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने कमियां बताई हैं। लिहाजा अब जनता के पाले में थी कि और उन्होंने वोट कर चुके हैं। अब मतगणना के परिणाम आते जा रहे हैं। 14 राउंड तक का ये कहीं स्पष्ट हो पाएगा कि जनता किसकी ओर झुकी। बिल्कुल, लेकिन कौन कौन से मुद्दे इस दौरान हावी रहे होंगे हिमांशु? ऐसे कौन कौन से मुद्दे, क्योंकि आपकी लोगों से बात रही होगी जो लोग वोट करने के लिए उस वक्त गए थे, कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर लोग चल रहे थे? स्थानीय विकास के मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क के हों, पेयजल के हों, स्वास्थ्य के हों, शिक्षा के हों। जो मूलभूत जरूरतें हैं वो तो प्रमुखता से उठाई गई। इसके अलावा जो अन्य किस तरीके से बेहतरी हो सकती है विधानसभा की, कौन कौन से इस प्रोजेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, इन सब पर चर्चा रही। चुनावी जनसभाओं में रही। उसके अलावा जिस तरीके से भी प्रचार के माध्यम में उन सब में ये मुद्दे छाए रहे। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर जनता किसको यहाँ पर जीत का सेहरा पहनाती है। बिल्कुल, लेकिन जो शुरुआती रुझान है यहाँ पर बसंत कुमार आगे चलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी वो हैं, यानी कि जो इमोशनल कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला गया। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इस शुरुआती रुझान के हिसाब से ही मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर बसंत कुमार आगे चल रहे हैं तो उनको एज कौन कौन से मुद्दे पर मिली? ये देखिए शुरुआती रुझान है, इसको लेकर किसी भी परिणाम तक जाना काफी मुश्किल है। लिहाजा अभी कई राउंड और खुलने हैं, इसके बाद चीजें बदलेंगी और अलग अलग क्षेत्र विधानसभा में अलग अलग पार्टियों के कई बार वहाँ ज्यादा समर्थक होते हैं और ओवरऑल जब रिजल्ट सामने आएगा उसी के बाद कोई निर्णय हम ले सकते हैं कि कौन सा मुद्दा यहाँ पर या किस पार्टी की कौन सी बात यहाँ पर लोगों तक पहुंची। ये कहना उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद ये बातें कही जा सकती हैं। अभी तो शुरुआती चरण है और शुरुआती चरण में कांग्रेस के प्रत्याशी को आगे बढ़त मिली हुई। बिल्कुल, लेकिन ये मुद्दा ना अब वहां से दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब नहीं रही है, ये एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुकी है। इंडिया का गठबंधन बना और उसके बाद ये उपचुनाव होने हैं जो कि साफ तौर पर इफेक्ट करने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। इसको लेकर तैयारियां जरूर की जा रही थी दोनों ही पार्टी की तरफ से। अब दोनों ही पार्टियों को ये सोचना होगा और दोनों ही पार्टियों की तरफ से अगर कोई भी जीतता है तो ये साफ तौर पर एक मैसेज जो लोकसभा चुनाव के लिए भी जाने वाला है। निश्चित रूप से ये इस चुनाव का जो परिणाम निकलेगा वो आगामी लोकसभा में उस पार्टी के मनोबल को तो निश्चित रूप से बढ़ाएगा और साथ ही एक जनता में भी मैसेज जाएगा जो भी पार्टी यहाँ पर आज जीतेगी वो एक मैसेज तो देगी कि जनता और उनके काम, उनकी बातें, उनके जो भी विचारधारा है उसको लेकर जनता उनके पक्ष में खड़ी है, जो लोकसभा में जाहिर सी बात है फायदा देगी। और ये सभी पार्टियों के लिए है और सभी पार्टियों ने इसलिए इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर जो चुनाव प्रचार किया है और उस पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जीत को। जब तक उन्हें ये ये चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक हर पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रचार में जुटे रहे
और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना हो, अपनी बातें पहुंचानी हो, इसको लेकर वो लोगों तक पहुंचे हैं। और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज इस चुनाव के परिणाम में जो सभी पूरे प्रदेश की नजर है, स्थानीय विधानसभा क्षेत्र वासियों की तो है ही है, पूरे प्रदेश की भी नजर है, जो राजनीतिक समीकरण भी भविष्य के तय करेगा। बिल्कुल, और ये शुरुआती रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी दर्शकों तो दिखा रहे हैं और आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अब ये जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेस इंडिया का हो चुका है और ऐसे में साफ तौर पर ये जो मैसेज है वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जाने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये उपचुनाव हो रहा है। यही वजह रही कि खुद मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर प्रचार प्रसार करते नजर आए, जनता से रूबरू होते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी के लिए भी एक साख का सवाल हो गया है यहाँ पर इस सीट पर जीत हासिल करना। हिमांशु, बीजेपी लगातार लंबे समय से इस सीट पर काबिज रही है और दिवंगत मंत्री चंदन रामदास लगातार इस पर जीतते रहे हैं। और इस बार मुख्यमंत्री उसका धामी द्वारा काफी यहाँ पर जोर शोर से चुनाव प्रचार किया गया और लोगों से वो मिले हैं। और यही माना जा रहा है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी भविष्य की इस प्रदेश में, उसके लिए ये चुनाव एक अहम कड़ी साबित होगा। बहुत अहम कड़ी यहाँ पर साबित होगी, क्योंकि ये बागेश्वर का उपचुनाव है जो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 पर असर डालने वाला है, एक अलग मैसेज जो कि देने वाला है। वहीं मनीष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो बागेश्वर में उपचुनाव के रिजल्ट आज हैं जो आने हैं, और वही दूसरी तरफ घोसी उपचुनाव के रिजल्ट भी सामने आने हैं। मनीष, घोसी कितना महत्वपूर्ण रह जाता है INDIA इंडिया गठबंधन के बनने के बाद, ये चुनाव इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, सबने देखा, आपको बता दूं सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं, तीसरे राउंड की जो गिनती है पूरी हो चुकी है और तीसरे राउंड की गिनती का जो टोटल है उसमें आप देखेंगे दारा सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको 8,342 मत मिले हैं। वही समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को 10,334 मत मिले हैं। तीसरे राउंड की गिनती के बाद आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह बीजेपी के दारा सिंह चौहान से 1992 यानी कि 1992 मतों से अधिक से आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड में भी समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बढ़त जो बनाई थी, जो पहले राउंड में बनाई थी, वो तीसरे राउंड में भी काफी है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के INDIA की जो आप बात कही थी, निश्चित तौर से वो उसके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर होती है। तीसरे राउंड की जो गणना है वो जब शुरू हुई, जो खत्म हुई, उसके बाद सुधाकर सिंह INDIA के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो बढ़त थी, जो 3 वोट शुरू हुई थी, वो 1992 पे जाके रुकी हुई है। तो मानना जा रहा है कि तीसरे राउंड के बाद भी लगातार जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए राहत की खबर है। और घोसी उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान है वहाँ करीब 1900 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये आपकी इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग है वो हम आपको अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह दारा सिंह चौहान से 1992 मतों से आगे चल रहे हैं। सपना, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं, क्योंकि तीसरे राउंड की वोटिंग के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो सुधाकर सिंह है वो लगातार बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। ये किस और इशारा कर रहा है? दारा सिंह चौहान का क्या दल बदलना उनके लिए यही वजह है कि ये खामियाजा जो उनको भुगतना पड़ सकता है नतीजे सामने आने के बाद, अगर इसी तरीके से रुझान चलते रहे तो? मनीष, सपना, देखिए निश्चित तौर से आपको बताऊं कि हालांकि ये शुरुआती रुझान है, करीब 29-30 राउंड अभी और होने हैं, तो इसको अभी कहना, इतनी जल्दी कहना कि ये नतीजे होंगे, ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकती है। हालांकि हाँ, निश्चित तौर से INDIA के जो सुधाकर सिंह उनके राहत की खबर है। और क्या जिस तरीके से एक कैंपेनिंग चलाई गई थी कि बहादी भगाओ और घोसी को बचाओ, क्या वो कैंपेनिंग सपा के पक्ष में जाती दिखती है? क्या उस तरीके की जो रणनीति बनाई गई थी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पक्ष को घेरने की कोशिश करी थी, क्या जो लोकल बनाम बाहरी था वो ज्यादा यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या दल बदल लेके जिस तरह लगा था समाजवादी पार्टी धान को घेरती नजर आई थी कि जो ये दल बदलू है इन्होंने 16वें ही महीने में आके भारतीय जनता पार्टी के कहने पे यहाँ पे घोसी को चुनाव के धकेल दिया है। इन सबको लेके कहीं ना कहीं जरूर
आपको को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ट्रेनिंग की रणनीति से अगर शुरुआती दौर देखेंगे सपना, ये अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि शुरुआती दौर है, अभी 3 ही राउंड हुए हैं, 29 राउंड अभी और बाकी है। और अभी की जो बात है वो समाजवादी पार्टी की बिल्कुल जिसकी रणनीति में थी, तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी के है उसमें कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर, और इसको बहुत को अगर ये बनाए रखते हैं तो बढ़ाए रखते हैं तो जरूर निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी एक बड़ी दिक्कत जरूर दिखाई देगी, क्योंकि 338 फिर 1300 फिर 1900 ये बढ़त जो आप देखेंगे मल्टीपल में आती नजर आ रही है। निश्चित तौर से अभी के फिलहाल देखेंगे सपना, तो जो रणनीति जो कैंपेनिंग की गई थी तो INDA प्रत्याशी जिससे कि सत्ता पक्ष लेने की रणनीति में उस लहजे में अभी शुरुआती जो उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर ये बीजेपी पीछे आपको लीडिंग सीट पे जरूर नजर आ रही होगी। ये नतीजे फाइनल नतीजे जब होंगे तो यही तस्वीर बन जाती है या इसके उलट होता है, इसमें भी जरूर देखना होगा, क्योंकि पूर्वांचल मैं बाबा कह रहा हूँ पूर्वांचल है, और यहाँ पे क्योंकि जब पलटता है समीकरण तो एकदम से समीकरण पलटता है, और कई चीजें हमने देखी, बनती चीजें बिगड़ती हुई देखी हैं, बिगड़ती हुई चीजों को बनते हुए देखा है। तो चुनावी रण है, ऐसी दिलचस्प रहेगा, आपको हर एक राउंड के बाद एक नई देखने को मिलेगी। बिल्कुल मनीष, और जातीय समीकरण के हिसाब से किसका प्रभाव ज्यादा इस सीट पर है? और क्योंकि लगातार ओपी राजभर, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, जहां पर बीजेपी की तरफ से ओपी राजभर ने लगातार प्रचार प्रसार किया, वो वहां पर डटे रहे, तो वहीं अगर दूसरी और बात की जाए सपा की तरफ से, तो वहां पर तमाम तरीके की भूमिका अखिलेश यादव ने भी निभाई, क्योंकि उपचुनाव में वो बहुत ही कम किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। मैनपुरी में जरूर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन इस बार जिस तरीके से सुधाकर सिंह के पक्ष में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो इससे तो ये भी साबित होता है कि सपा के लिए यहाँ जीत हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए निश्चित तौर से इसका साफ दिखा कि अखिलेश यादव उपचुनाव में दूरी बनाए थे, उसको ही लेकर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव को आजमगढ़ का उपचुनाव याद होगा जब उन्हीं के भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव में लगाया गया था। ठीक है मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक बड़ी जानकारी सभी दर्शकों को पहुंचा दे, जहां पर घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है, तीसरे राउंड का रुझान सामने आया है। सुधाकर सिंह ने यहाँ बढ़त बनाई है। सुधाकर सिंह को कुल अभी 10,334 मत मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की बात की जाए तो यहाँ पर 8,342 मत मिले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि तीसरे राउंड में भी सुधाकर सिंह बढ़त बनाते फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कई ऐसे राउंड हैं, नतीजे ये नहीं है, शुरुआती रुझान है, लेकिन लगातार आपको बता दें कि सुधाकर सिंह जो है फिलहाल इन 3 राउंडों में बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1।